नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक काफ़ी बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि पैट 2022 का एग्ज़ाम सितंबर माह में प्रस्तावित है। तो उसी के बिहाफ पे हम यहाँ पर पूरे 1 महीने की रणनीति बनाएंगे और पूरा सिलेबस, जो पैट का पूरा सिलेबस है उसको 1 महीने में ख़त्म करके दिखाएंगे। और हम वो रणनीति आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे कंटेंट को पढ़ के और हमारे साथ ये यूट्यूब पे शामिल होके कैसे 85 प्लस स्कोर किया जा सकता है। और हम जितना भी पैट का सिलेबस है उसको पॉइंट टू पॉइंट पूरा सिलेबस कराएंगे यहाँ पे। मतलब पहली बार ये यूट्यूब पे ऐसा होने जा रहा है जो कंप्लीट सिलेबस पूरा टाइम से कराया जाएगा 1 महीने के अंदर, और पॉइंट टू पॉइंट उसको क्लास वाइज दिखाया जाएगा। तो आइए डिस्कशन करते हैं। जैसे कि पैट में का सिलेबस आप में देखते हैं कि सबसे पहला दे रखा है यहाँ पे भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री दोस्तों, हिस्ट्री के जो आगे मार्क्स हैं वो 5 नंबर हैं। मतलब जो इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे 5 नंबर की आएगी। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो यहाँ पे पहला पार्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है वैदिक संस्कृति, और तीसरा है बौद्ध धर्म, और चौथा है जैन धर्म, और पाँचवा है मौर्य वंश में सम्राट अशोक, और अगला है गुप्त वंश। गुप्त वंश में 2 शासक लिए हैं इन्होंने, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। और वैसे भी यही 2 महत्वपूर्ण हैं। और अगला है हर्षवर्धन के बारे में पूछे जाएंगे सवाल कुछ। और अगला है राजपूत काल, और फिर है सल्तनत काल, और उसके बाद मुगल साम्राज्य, और कुछ पोर्शन इसमें मराठा साम्राज्य का भी है। और फिर आ गया ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। मतलब ब्रिटिश राज्य कैसे वहाँ पे शुरुआत हुई भारत में, और 1857 की क्रांति से संबंधित। और आगे है ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, मतलब उनके सामाजिक आर्थिक क्या क्या प्रभाव हमारे देश पे पड़े थे। फिर अगला पॉइंट है इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का है। इसके अंदर 5 पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, 5 ही दिए हैं इन्होंने। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, मतलब स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या कारण थे, और कि बहुत सारी चीज़ें उससे संबंधित। अगला है यहाँ पे स्वदेशी तथा सबने अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। मतलब स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में आया था, और शबन अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, और उसमें कौन कौन से नेता उसमें शामिल हुए थे, और क्या क्या उस आंदोलन का हमारे आज़ादी में फ़र्क पड़ा था, वो चीज़ यहाँ पे पूछी जाएंगी। और अगला है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्रवाद आंदोलन का उदय। मतलब उग्रवाद आंदोलन का उदय कब से हुआ? वैसे भी इसमें उग्रवाद के 3-4 माने जाते हैं नेता हमारे, जैसे बाल लाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, और इस तरह के कई सारे नेता हैं। ठीक है। आगे है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक्ट। मतलब विधायी संशोधन, मतलब हमारे यहाँ पे विधायिका बनाने के लिए कौन कौन से संशोधन किए गए थे, जिसमें महत्वपूर्ण है 1935 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। ठीक है। और आगे है भारत छोड़ो आंदोलन तथा आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, और आज़ाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था, उससे संबंधित जितना भी इतिहास है वो यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों कुछ पोर्शन इसमें ज्योग्राफी, मतलब भूगोल का भी है। ये भी 5 ही नंबर का है। इसमें है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल से दोस्तों मैं बता दूं कि भारत और विश्व की जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, जैसे नेशनल बाउंड्री है, राजधानी है, मुद्राएं हैं, नदी हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, चोटी हैं, इस तरह के प्रश्न उसमें आ जाते हैं। मतलब एक मतलब एक फैक्ट ही फैक्ट आते हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इन्होंने दिया है नदियाँ तथा नदी घाटियाँ, और भूजल संसाधन, मतलब भूजल के कौन कौन से संसाधन हैं उसके बारे में। अगला है पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, ग्लेशियर के बारे में। नेक्स्ट है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। आगे है वन, मतलब वनों से संबंधित कितने प्रकार के होते हैं, कितने भाग पे वन हैं, और ये सब संबंधित, और कौन कौन से उसमें पेड़ पाए जाते हैं, इस टाइप के उसमें क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पे खनिज संसाधन। खनिज संसाधन मतलब कौन कौन से हैं विशेषकर भारत में। जैसे भारत में क्या कोयला ज़्यादा पाया जाता है, या अभ्रक ज़्यादा पाया जाता है, या टिन कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन है। और किस राज्य में पाया जाता है, लीडिंग प्रोड्यूसर वगैरह यहाँ पे पूछते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पॉलिटिकल से वही आते हैं कि राजधानी वगैरह हैं, और कौन से देश की बाउंड्री किससे कनेक्ट है, और महाद्वीप वगैरह।
आगे है जलवायु तथा मौसम, जलवायु तथा मौसम से संबंधित में टॉपिक है एक। फिर आगे है टाइम जोन, टाइम जोन मतलब किस देश में कितने टाइम जोन, और टाइम जोन बनाने का क्यों बनाया गया, और किस प्रकार से मतलब इसको बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा रशिया में है, 11 टाइम जोन है, मतलब देश बड़ा है तो टाइम की डिफरेंस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और आगे है जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास। जनसांख्यिकीय परिवर्तन मतलब कि कैसे कैसे परिवर्तन हुए, और उनके प्रवास मतलब कहाँ पे हैबिटेशन वगैरह है उनका। आगे है इंडियन इकोनॉमी सॉरी, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी, यहाँ पे भी इससे भी 5 नंबर आएंगे, 5 नंबर के बारे में दे रखा है। तो इसमें पहली बात तो पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, मतलब 1947 से 1991 तक हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या रिफॉर्म हुए, और कैसे कब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हुई, कब डिक्लाइन हुई, मतलब कब बढ़ी कब घटी, इस तरह से पूरी, मतलब 1947 से 91 तक का पूरी हिस्ट्री हमारी इकोनॉमी की, ठीक है। विशेषकर इसमें ये दे रखा है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना आयोग। योजना आयोग कब बना, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई, उसका क्या लक्ष्य था, क्या हमने प्राप्त किया, कौन से उसमें मेजर मेजर काम हुए, इस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। मतलब बेसिक फैक्ट ही पूछेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी और सार्वजनिक दोनों ही, ठीक है। अगला है हरित क्रांति। हरित क्रांति कब आई, कौन लेके आया, कौन उसके जनक थे, क्या उसके क्या क्या उसके प्रभाव पड़े, कौन से राज्य में ज़्यादा फर्क पड़ा, इससे संबंधित इस तरह के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। अगला है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कब आया, क्यों आया, क्या क्या उसके असर पड़े, किससे संबंधित था, मतलब बेसिक फैक्ट ही है। नेक्स्ट है बैंकों का नेशनलाइजेशन तथा रिफॉर्म्स, मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार। मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और उससे उसमें क्या क्या सुधार हुए। जैसे 19 बैंक एक्ट बना था 1935 में, और बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, और फिर आगे उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स होते रहे हैं, ठीक है। आगे वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। जैसे कि आप जानते हैं 1991 में हमारी जो जीडीपी थी बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था, और उस समय हमारे जो गवर्नर थे मनमोहन सिंह, वो एलपीजी स्कीम लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और वहाँ से हमारी इकोनॉमी में एक तरह से बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला था, और हम उस वहाँ से रिकवरी कर पाए थे, ठीक है। तो वो यहाँ से संबंधित है। और आगे है वर्ष 2014 के पश्चात के सुधार। जैसे वर्ष 2014 के बाद में कौन कौन से सुधार हुए हैं, जैसे सत्ता परिवर्तन भी हुआ है 2014 के बाद में, तब से वही सत्ता है, तो उन्होंने क्या क्या सुधार किए हैं उससे संबंधित। जैसे कृषि रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, मतलब कृषि सुधार में कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली है, पहले क्या थे और अब क्या है, कितना अंतर है। अगला है ढांचागत सुधार, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म में क्या है। लेबर रिफॉर्म मतलब श्रम सुधार। इकोनॉमिकल रिफॉर्म मतलब आर्थिक सुधार। और फिर जीएसटी, जैसे कि आप जानते हैं 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, लेकिन उसकी प्लानिंग पहले से थी, काउंसिल वगैरह बनी और उससे संबंधित तमाम समितियां बनी थी, उसके बारे में है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे कुछ पोर्शन है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। दोस्तों ये भी 5 ही नंबर का है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के बारे में देखें इन्होंने, हमें क्या क्या पढ़ना है, और वो इन्होंने दे रखा है सिलेबस वाइज। तो ये है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो उसके संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसमें आएंगे, उसको देख लेंगे। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। तो उससे संबंधित आर्टिकल्स और जितने भी हैं वो महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में जो भी जानकारी है वो यहाँ पे पढ़ लेंगे हम। आगे है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, मतलब मौलिक अधिकार क्यों दिए गए हैं, कितने हैं, कौन से आर्टिकल में हैं, कहाँ से लिए गए हैं। और सिमिलरली मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, क्यों हैं। जैसे कि जानते हैं मौलिक कर्तव्य हमारे रसिया से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। और संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली समझते हैं आप, यूनियन से संबंधित, मतलब ठीक है। और आगे संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित जो भी जानकारी है। आगे है न्यायिक ढांचा
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब जुडिशरी से संबंधित है। जुडिशरी से संबंधित दोस्तों दो ही चीज़ आती हैं, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बाकी छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, लेकिन मेजर कोर्ट जो होते हैं वो दो ही होते हैं। इनसे संबंधित आर्टिकल और कौन कौन सी रीट वगैरह हैं और क्या क्या इनके न्यायिक अधिकार क्षेत्र हैं, वो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे हम। आगे देखते हैं जिला प्रशासन में क्या क्या दिया है। आगे है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, मतलब लोकल बॉडी और पंचायती राज संस्थाएं उससे संबंधित है। जैसे कि आर्टिकल से सॉरी अमेंडमेंट 73 और 74वां अमेंड संशोधन किया गया था, उसमें यहाँ से पंचायती राज के बारे में जोड़ा गया था। उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे साइंस का पोर्शन भी दिया है, और ये भी हमारा 5 मार्क्स का ही है, 5 मार्क्स का ही यहाँ। तो इसमें क्या दे रखा है कि प्रारंभिक भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूँ, भौतिक विज्ञान यहाँ पे दे रखा है, लेकिन भौतिक विज्ञान का मतलब ये नहीं है कि पूरी साइंस पढ़ रहे हैं 12th की या 10th की। भौतिक विज्ञान यहाँ पे वही है जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। समझ पा रहे हैं? जैसे यूनिट्स होती हैं, कौन सी चीज़ किस में नापी जाती है, जैसे लाइट की प्रकाश की तीव्रता किस में नापी जाती है, और लाइट किस में नापी जाती है, वेट किस में नापा जाता है, मतलब CGS और MKS पद्धति, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दैनिक जीवन से संबंधित, वो यहाँ पे भौतिक विज्ञान पूछी जाएगी। और अगला है प्रारंभिक रसायन विज्ञान। ये भी हमारी रसायन विज्ञान का वो पोर्शन इसमें कवर किया जाएगा जो हमारी डेली लाइफ से संबंधित है। जैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे हमने बात करा कि खाने का सोडा, दहावन सोडा, ब्लीचिंग पाउडर का हमारे जीवन में क्या कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, और शुष्क बर्फ़ किसे कहते हैं, और सेल में क्या क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोड कौन से मेटल के बने जाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और बहुत सारी एलॉय वगैरह, मतलब बेसिक जो डेली लाइफ में यूज होने वाली केमिस्ट्री है वही यहाँ पे पूछी जाएगी। ठीक है। आगे है प्रारंभिक जीव विज्ञान। प्रारंभिक जीव विज्ञान में भी हमारा जैसे मान लो पूरा नर्वस सिस्टम आता है, पूरी बॉडी आती है, और एनिमल किंगडम आता है, मतलब किन किन किंगडम में एनिमल को डिवाइड किया गया है, और प्लांट किंगडम भी आता है। ठीक है। सेल्स वगैरह हैं उससे संबंधित, टिश्यू वगैरह हैं, और किसकी खोज किसने की थी वो यहाँ पे आ जाते हैं। कौन सी बीमारी होती है, विटामिन्स हैं, और इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। मतलब डेली लाइफ से संबंधित ही है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते देखते हैं 7वां पॉइंट है प्रारंभिक गणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये भी दोस्तों 5 नंबर का ही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है केवल 5 नंबर का, लेकिन ओवरऑल जो गणित है वो ज़्यादा नंबर का आता है, 20 से 25 नंबर का आता है ओवरऑल गणित। ठीक है। लेकिन उसके बारे में DI आता है कुछ। ठीक है, वो आगे सिलेबस में दे रखा होगा, उसको हम चर्चा करेंगे उस पर। तो यहाँ पे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में दोस्तों क्या देखते हैं, पूर्ण संख्याएँ हैं, होल नंबर्स कितने होते हैं, और फ्रैक्शन और डेसिमल वगैरह है, परसेंटेज है, और साधारण अंकीय समीकरण है। ठीक है। वर्ग और वर्गमूल है, और घातांक एवं घात है, और औसत है। ये लगभग 5-6 टॉपिक हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम पूरा टॉपिक वाइज कराएंगे और कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा दोस्तों दे रखा है 8वां टॉपिक है इसमें, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी मतलब जनरल हिंदी। ये भी दोस्तों हमारी 5 नंबर की ही है। दोस्तों इसमें सिलेबस काफ़ी है, लेकिन सिलेबस में बहुत हमें ओवरव्यू जानना, आयोग क्या हमसे ओवरव्यू लेना चाहता, बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा था 2000 अभी पिछला जो वाला जो पैट हुआ था, उसमें भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए थे, लेकिन टॉपिक बहुत सारे हैं। तो देखते हैं सामान्य हिंदी में क्या क्या है। संधि है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि विच्छेद, और ठीक है इस तरह के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, और मुहावरे और लोकोक्ति वगैरह हैं, और सामान्य अशुद्धियाँ हैं। मतलब सामान्य अशुद्धियाँ वर्तनीय अशुद्धि भी हो सकती है, और जो वाक्य में अशुद्धियाँ होती है वो यहाँ पे हमें कुछ छटवाने के लिए पूछता है। तो उसका पूरा पैटर्न, उसके नियम क्या क्या नियम होते हैं वो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अपनी आगे क्लास वगैरह में। अगला है लेखन और रचनाएँ भी हैं दोस्तों इसमें, गद्य एवं पद्य में। ठीक है। अगला टॉपिक है 9वां टॉपिक है सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। ये भी 5 नंबर की है। जैसा दोस्तों मैं बताऊं 2021 में जो पैट हुआ था, उसमें जो इंग्लिश से क्वेश्चन आए थे, वो उसमें जहाँ तक मुझे याद है कि एक पैसेज दे रखा था इंग्लिश का, उसमें 3 क्वेश्चन तो उस पैसेज में से हमसे छटवा रहा था, और एक एंटोनिम्स आया था और एक सिनोनिम्स आया था। और यहाँ पे सिलेबस में क्या रखा है, अंग्रेजी व्याकरण, मतलब इंग्लिश ग्रामर में जो भी बेसिक रूल्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पर कराएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हो सकते हैं पेट से रिगार्डिंग।
और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। दोस्तों हम अपनी क्लासों में अपठित गद्यांश भी कराएंगे, कैसे उसको छांटा जाता है, मतलब कम समय में पढ़ के कैसे उसको क्वेश्चन पढ़ के कैसे उसके आंसर को छांटें। ठीक है, उसकी हम ट्रिक यहाँ पे बताएंगे, जैसा कि मैं अपना अनुभव है वो आपके साथ पूरा शेयर करूँगा आने वाली क्लासों में। ठीक है, आगे है 10वां टॉपिक है हमारा तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग। ये भी दोस्तों 5 नंबर की है। इसमें दोस्तों क्या है कि बृहत एवं लघु, ये एक टॉपिक है, और क्रम एवं रैंकिंग, ऑर्डर और रैंकिंग है, और रिलेशन है, ब्लड रिलेशन भी है आ जाता है, और डायरेक्शन वाला भी क्वेश्चन इसमें आ जाता है कुछ। और अगला है समूह से भिन्न को अलग करना। जैसे मान लो चार ऑप्शन में 4 दे रखे होते हैं, उसमें से पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह में बेमेल है, समूह से मेल नहीं खाता। ठीक है, तो वो यहाँ से शब्द आ जाएगा, वो टॉपिक है एक। अगला है कैलेंडर एवं घड़ी, कैलेंडर एवं घड़ी से संबंधित भी इसमें टॉपिक है, और वहाँ से बेसिक क्वेश्चन ही पूछता है। आगे है कारण और प्रभाव, स्टेटमेंट दे रखा है और उसका कथन वगैरह होता है, उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, मतलब कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, जो बैंकिंग में पूछता है वो बैंकिंग एग्जाम में वो वाली नहीं है, बेसिक कोडिंग डिकोडिंग आएगी। ठीक है, और ज़्यादा आपने देखा होगा 21 वाले में बेसिक क्वेश्चन ही थे, ज़्यादा कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं था। आगे है निगमनात्मक तर्क कथन एवं विश्लेषण, मतलब कथन होता होता है, उसका निगमन होता है, और उसमें पूछता है कि क्या क्या विश्लेषण और निर्णय लिए जा सकते हैं दिए गए कथन के आधार पे। 11वां टॉपिक है समायिकी, मतलब करंट अफेयर। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, बस ये है कि हमें छोटा भी नहीं है, लेकिन अगर हम इकट्ठा पढ़ते हैं तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, हम डेली रिवीजन करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, और इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ के इसमें बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और 10 नंबर दे रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसको काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया है। आगे है 12वां टॉपिक है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। ये दोस्तों काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये भी 10 नंबर का है, और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं 2021 के पैट में भी बेसिक फैक्ट ही पूछे थे, और बेसिक फैक्ट भी सिलेबस में ही बेसिक फैक्ट के बारे में ही दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस करें भारत के पड़ोसी देश, जैसे मान लो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत का कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करता है, भारत के कितने राज्य लैंड बाउंड्री से कनेक्ट हैं, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, वो हम अपने आने वाले वीडियो में ट्रिक के साथ याद कराएंगे आपको। ठीक है, और अगला है देश राजधानी एवं मुद्रा। ये भी दोस्तों बेसिक फैक्ट है, जैसे पिछली बार पूछा था, कोई राजधानी पूछी थी शायद कोस्टरिका की राजधानी, तो ऐसे ही इस बार भी आएगा इसमें। तो देश और राजधानी और उनसे संबंधित मुद्राएं वो हम अपने वीडियो में डिस्कशन करेंगे आगे। अगला है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, और कौन सी नदी कहाँ से बहती है, कितने राज्य हैं, कौन सा राज्य किससे कनेक्ट है, कौन से किस केंद्र शासित प्रदेश से कनेक्ट है, इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन है। अगला है भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पे ये इससे संबंधित क्वेश्चन है, और ये पॉलिटी का टॉपिक है वैसे, लेकिन यहाँ पे तो बेसिक फैक्ट ही पूछा जाएगा। आगे है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जैसे बहुत सारे दिवस होते हैं, उससे संबंधित कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन को अगर टफ बनाएगा तो उसकी थीम पूछ लेगा, लेकिन थीम दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है पूछेगा नहीं, क्योंकि बेसिक लेवल का पेपर है, तो पूछ भी सकता है, लेकिन बेसिक तो यही पूछता है कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे, एक वीडियो में देख लेंगे पूरा। और है विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, कि कौन सा संगठन कहाँ है और उनसे मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, कब बने, और किससे संपूर्ण की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, जैसे WHO है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह की। ठीक है, आगे है भारतीय पर्यटन स्थल। भारतीय पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा हिल स्टेशंस पूछ लेता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, या तमिलनाडु के कुछ टूरिस्ट प्लेस हैं घूमने के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और आगे है भारत की कला एवं संस्कृति। ठीक है, भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन है इसमें, कि हमारी क्या क्या संस्कृति है, कौन कौन सी कलाएँ हैं, और जैसे इसमें कुछ पुरानी किताबों के नाम भी पूछ सकता है, और जैसे एलिफेंट एलोरा की गुफाएं, ये भी कला संस्कृति का ही पार्ट है, और कौन सी मीनार है, मंदिर मस्जिद जो हमारे इतिहास में फेमस है, वो यहाँ से संबंधित पूछ सकता है, किस वंश ने बनवाई।
आगे है भारत एवं विश्व के खेल, भारत के कौन कौन से खेल हैं, विश्व में कौन से खेल खेले जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन है। और कई बार शब्दावली पूछ लेता है, कौन सी शब्दावली किस खेल से संबंधित है। एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है कि कई बार कप पूछ लेता है, मतलब टूर्नामेंट या कप या अवार्ड की कौन सा अवार्ड किस टूर्नामेंट से संबंधित है, जैसे राइडर कप है या थॉमस कप है या और सारे बहुत सारे कप हैं। इस तरह की, हम सैयद मुश्ताक ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित, इस तरह के क्वेश्चन है। फिर आगे प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। इसमें पुस्तकें दोस्तों ज़्यादातर ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जो काफ़ी फेमस है, और कुछ नई पुस्तकें भी हैं, तो उनसे संबंधित लेखक के बारे में पूछ सकता है, कौन से राइटर ने कौन सी पुस्तक लिखी। ठीक है। आगे है पुरस्कार एवं विजेता, कौन से पुरस्कार है और उनसे संबंधित कौन कौन से विजेता है। जैसे पिछली बार ओलंपिक हुआ था, पूछ सकता है कि मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता था, या नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता था और कितने उसमें जीता था। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और अभी भी जैसे कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है तो उससे संबंधित है। ठीक है। आगे है दोस्तों 13वां टॉपिक है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यटन। इसमें सॉरी आगे, हाँ, अगला है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश, प्रत्येक 5 नंबर। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 2 पैराग्राफ दिए होंगे, ठीक है, और हर एक पैराग्राफ में 5-5 क्वेश्चन होंगे और वो आपसे छँटवाएगा। तो ये कुल मिला के ये अपठित गद्यांश कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग, और यहाँ से इस टॉपिक में कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर गेन किए जा सकते हैं। हम इसमें कुछ पैराग्राफ आपको अपठित गद्यांश से उसका रिवीजन करवा देंगे और उसमें बता देंगे कि कैसे कैसे उसको छांटते हैं और कैसे उसके आंसर देते हैं। तो मतलब ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें बहुत कम मेहनत करके 10 में 10 नंबर भी लाए जा सकते हैं। तो उसको हम कुछ जो गद्यांश है अपने वीडियो में आने वाली क्लास में कराएंगे। ठीक है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ हैं, प्रत्येक में 5 क्वेश्चन होंगे। ये भी दोस्तों 10 नंबर का है। इसमें बार ग्राफ होगा या फ्रीक्वेंसी डायग्राम होगा या पाई चार्ट होगा, इससे संबंधित इसमें ग्राफ रहेंगे, और उसमें हर एक ग्राफ से संबंधित 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें दोस्तों बेसिक है कुछ नहीं, बस हम यहाँ पे 10-20 डीआई की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आपको पता चल जाएगा कि किस किस पैटर्न पे हमारा डीआई एग्ज़ाम में पूछा जाता है या पाई चार्ट पूछा जाता है। तो उसको हम अपनी आने वाली क्लासेस में उसको 10-20 एग्जाम्पल इससे संबंधित सॉल्व कराएंगे और आपको बताएंगे कैसे छांटे जाते हैं और कैसे उसके आंसर दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक है, कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर करने वाला टॉपिक है। आगे है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसमें 2 तालिकाएँ होंगी और प्रत्येक पे 5 प्रश्न होंगे। दोस्तों ये भी मैथ से ही संबंधित है वैसे इसमें, क्योंकि 2 तालिका होती हैं, उसमें पूछ लेता है कि जैसे कौन से सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए उनका परसेंटेज पूछ लेता है, दोनों में तुलना करा लिया था जैसा कि पिछली बार आया था। तो इस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन रहता है। इसमें थोड़ा सा परसेंटेज रेशियो वगैरह, परसेंटेज का और रेशियो का ज़्यादातर यूज होता है, या कई बार फ्रैक्शन का यूज होता है। ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हम जब 10-5 एग्जाम्पल इसके कर लेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसमें हमें पता चल जाएगा किस किस पैटर्न पे तालिकाएँ पूछता है। ठीक है। तो हम इसको पूरा कराएंगे। तो ये भी 10 नंबर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये भी कम मेहनत में ज़्यादा नंबर लाए जाने वाला टॉपिक है। ठीक है दोस्तों। अगर देखें शर्तें देखते हैं क्या है। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर डिफिकल्टी लेवल राज्य शैक्षिक अनुसंधान एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दे रखा है कि 1 से 9 तक के जो टॉपिक है एनसीईआरटी, जो हमारी हाई स्कूल और 12th लेवल की एनसीईआरटी है उसका लेवल होगा। ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन डीपली भी पूछ सकता है, मतलब ये नहीं है कि हल्का एक जैसा कि सिलेबस में दे रखा है ओवरव्यू वो नहीं करके जाना है, एक एनसीईआरटी का थोड़ा सा डीप में भी जाना है। क्योंकि मान लो पिछली बार का पैट तो आसान आया था, लेकिन हो सकता है 22 में टफ आ जाए, तो हम वहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए थोड़ा सा इसको थोरोली हम स्टडी करेंगे। ठीक है, डीपली। आगे परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति एवं प्रभाव भौगोलिक प्रश्नों पर आधारित होगा। वही एग्जाम का पैटर्न है। पैटर्न कैसा रहेगा, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रहता है, क्वेश्चन होगा, 4 विकल्प होंगे, कौन सा सही है या कौन सा गलत है वो पूछा जाएगा। तो पैटर्न जो है पुराना वाला वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 की कटौती की जाएगी, मतलब 4 सही गलत करते हैं तो एक सही वाला काट दिया जाएगा। तो मतलब 1/4 मार्क की कटिंग भी इस बार भी है, पिछली बार भी थी। ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी पैट एग्ज़ाम से संबंधित पूरी रणनीति और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन ऑफ सिलेबस। तो दोस्तों हम इस सिलेबस को आने वाले मतलब कल
4 अगस्त से हम सिलेबस वाइज आपको क्लास यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और 1 महीने के अंदर पूरा पैट का सिलेबस अपने वीडियो के माध्यम से शुरुआत करेंगे। और हम हाई क्वालिटी का मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे, हाई क्वालिटी की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे और हम बताएंगे कि हमारे क्लास देखकर या हमारी पीडीएफ पढ़ के 85 प्लस स्कोर कैसे किया जाता है। जैसा कि मैं पूरा अनुभव अपने साथ पूरा अनुभव के साथ मैं पीडीएफ तैयार करूँगा और पूरी क्लास को जितनी एग्ज़ाम से और एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स होंगे उनको हम इसमें टॉपिक होंगे, फैक्ट होंगे, उनको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो कल से हम सिलेबस वाइज अपनी यहाँ पे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिलेबस आपको 1 महीने के अंदर ख़त्म करना पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस वाइज, तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई अगर वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और उससे हम टेलीग्राम ग्रुप में जितनी भी हम वीडियो की पीडीएफ होती हैं वो हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।